बात करो भैया। चलो स्टार्ट करें। ये मेरा दिख रहा है स्क्रीन तुम्हें? नहीं दिख रहा? दिख रहा है। ठीक है, तो देखो नहीं। कल हम लोग पढ़ रहे थे, कल मतलब अभी इससे सेशन से पहले का छोड़ो, उससे भी सेशन जो पहले था उसमें हम देख रहे थे कि अलग अलग फंक्शंस कैसे मतलब हम डिफाइन करेंगे, बिकॉज काइंड मतलब तुम जिस तरीके का सिलेबस पढ़ते हो उसके अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ डू कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बिहेव। जैसे कि तुम स्टैंडर्ड ट्वेल्थ में थे, तो हाउ डिड यू स्टार्ट योर कैलकुलस कोर्स? यू स्टार्टेड योर कैलकुलस कोर्स बाय अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस, डोमेन, रेंज, फलाना ठिकाना, ठीक है। अभी दिख रही हाँ, किन की नहीं दिख पा रही है तुमको? नहीं दिख पा रही ना? दिख रही है दिख रही है। चलो धन्यवाद। सो अभी इफ यू वर अ मैथ स्टूडेंट आई वुड हैव स्टार्टेड विद सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना? मतलब बेसिकली व्हेन वी स्टडी मैथ्स वी टेक अ सीक्वेंशियल अप्रोच, बट इन फिजिक्स और अदरवाइज जब आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है तो द बेस्ट वे इज टू गो फॉर फंक्शनल बिहेवियर, ठीक है। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ फंक्शंस, तो मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तुम देख लेना प्लीज उसको। प्लीज उसको मैंने ध्यान से देख लेना, उसमें मैंने क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई थी। ऐसे आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। हाँ, ओके। अच्छा, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस व्हाट डू यू मीन? कहने का मतलब ये है कि इफ आई एम टॉकिंग ऑफ साइन ऑफ थीटा, व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट इम्प्लाइज दैट यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, तुम्हारे पास कुछ थीटा है, एंड यू आर टॉकिंग ऑफ अ रेशियो व्हिच इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, राइट? And in that particular scenario you always know कि sin theta in any of the, even in the limiting case, is equal to 1, and otherwise it is less than equal to 1, ठीक है। it makes sense because we say it is perpendicular by hypotenuse, so obviously hypotenuse being the longest side of a right triangle, perpendicular upon hypotenuse ideally should be less than 1, and in the limiting case तुम ऐसे लूनी वगैरह पढ़ लोगे तो वहां पे कंस्ट्रक्शन करके दिखा देंगे कि इन द लिमिटिंग केस इट कैन बी इक्वल टू 1। इज दैट फाइन? ये चीज समझ में आती है अभी? व्हाट यू हाँ, बेसिकली इट इज टू एंगेज कि तुम्हारा अगर एंगल बड़े से बड़ा होता जाए, देन ऑल इन दैट scenario you have this sin theta equal to 1, otherwise in general हम समझते हैं, लेकिन how would you say something called as sin z where z belongs to a complex variable? अभी इसका क्या करें? how to understand this, how to make some sense out of this? तो पहली चीज ये याद रखो कि there is no geometrical interpretation to this, ठीक है। जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई भी मीनिंग नहीं है। सो बेसिकली अंडरस्टैंड फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, whenever we are replacing theta by z it loses all its geometrical meaning, ठीक है। ओके। ठीक है, सो इट इज नो लॉन्गर योर, ठीक है, साइन थीटा मतलब थीटा, ठीक है। तो अभी तुम बोलोगे व्हाट डज इट मीन दैट? सो इट मींस नथिंग टू अस बट अ पावर सीरीज, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर एक्सपेंशन विच इज जनरली, अगर तुम थीटा सेंस में सोचो तो इट इज अ काइंड ऑफ मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन। तो बस इसको तुम साइन कहते हो, इसको तुम कॉस कहते हो, देयर इज नो अदर मीनिंग एसोसिएटेड। समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ, ओके ओके। दिस इज व्हाट इज योर साइन जेड एंड कॉस जेड। मैंने उस दिन भी क्लास में पूछा था कि ई की पावर जेड का ग्राफ बनाओ, भाई ई की पावर जेड का ग्राफ नहीं बनेगा। मैंने उसको बताया था, अनूल था लास्ट टाइम क्लास में, कि वेन एवर यू टॉक ऑफ अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। जैसे मान लो अनुष्का कहती है कि मुझे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ चाहिए, तो हाउ मेनी व्हाट इज द यूक्लिडियन स्पेस यू नीड फॉर द सेम? what is this Euclidean space? What is the dimension of that Euclidean space in which you can express this kind of behavior or this kind of function? दिखता है क्लास में? डिमेंशन एज इन टू डिमेंशन। हाँ बिल्कुल, dimension of 2. So basically you require a dimension of 2, that is you require a plane in order to express this kind of expression. Is that fine? Similarly, if I'm saying कि you make this graph x square plus y square, इसका graph, how much dimension would it require? It will थ्री। require three dimensional. तो तुम अगर इसको मैटलैब में बनाने की कोशिश करोगे तो व्हाट इट विल डू, इट विल असाइन एफ जेड, इसको जेड बना लेगा, एंड देन यू कैन नो कि जेड अगर जीरो है तो इट विल बिकम जीरो, जेड इक्वल टू वन है तो इट विल बिकम अ कॉन्टूर ऑफ वन, सर्कल वन, देन कॉन्टूर सर्कल टू। बेसिकली इट विल मेक, अगर तुम इस पूरे को कंटिन्यूअसली वेरी करोगे तो बेसिकली इट विल मेक अ कोनिकल काइंड ऑफ थिंग। समझ पा रहे हो मेरी बात? बट इफ इट कम्स टू हम्म। सेइंग
Can हाँ you make me a graph of x square plus y square plus z square? Let us say it is a w x y z. It is a three variable function. Its graph can never be drawn in any of the dimension because it will require Euclidean, फोर डायमेंशन। है ना, पावरफुल। समझ पा रहे हो मेरी बात? ऑल दो अनडाउटेडली तुम कहोगे अरे नहीं नहीं, हमने तो कोनिकॉइड्स पढ़ा है, हमने तो सर्कल्स पढ़ा है, हमने तो स्फेयर पढ़ा है, फलाना पढ़ा है, पैराबोलॉइड पढ़ा है, ये पढ़ा वो पढ़ा। हाँ ठीक है, गुड इनफ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद मी। वहां पे इसको तुम कांस्टेंट रख देते हो w को, लेट्स से 1। so that is a surface, that is a hyper surface or hypercube or whatever, in whatever way we want to say. So basically that's a kind of surface. समझ लो, x square plus y square plus z square equal to 1 is a surface. It is a contour surface that you can draw. There is a contour curve that you can draw here. ये एक एक कर्व को contour curve बोलोगे, लेकिन ये contour surface, it is not the graph. Is that fine to you? पहली चीज, इसलिए e की पावर x से e की पावर z को कंपेयर मत करने लग जाना, ध्यान रखना। पहली चीज तो ये बिल्कुल अलग अलग चीज है। दूसरी चीज मैंने क्लास में भी समझाई कि e की पावर z जो है वो तुम्हारा बाउंडेड फंक्शन रहेगा, अनबाउंडेड फंक्शन रहेगा, जैसे e की पावर x है। लेकिन e की पावर z पीरियोडिक होता है, जो कि तुम्हारा e की पावर x नहीं होता। e की पावर z, इनफैक्ट तुम देखोगे कि e की पावर z1 इक्वल टू e की पावर z2 अगर मैं करता तो मैंने उसको सिखाया भी था क्लास में, तुम नहीं तो उस क्लास में, कि e की पावर z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 1 लिख दो, और इसको लिख दो e की पावर आयोटा 2n पाई। तो तुम देख रहे हो कि z1 इक्वल टू z2 नहीं है, रादर z1 इज इक्वल टू z2 प्लस आयोटा 2n पाई आ गया। इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन। e की पावर x वन वन फंक्शन होता है। तो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग, ठीक है? तो वो चीज और ये चीज एक नहीं है। सिमिलरली साइन एक्स और कोसाइन एक्स, वहां पे कुछ और है। देयर इट मींस मेक सम सेंस विद रिस्पेक्ट टू द ज्योमेट्री, कि cos theta लिया तो it means for base by hypotenuse, and you can say always that cos theta mod is less than equal to 1. But it doesn't appear to be the case for the complex counterpart or complex analog of the same function. The complex analog of these kind of functions are nothing but your the series expansion. Is that fine to you? ये चीज समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? हाँ समझ गई। धन्यवाद। ठीक है, तो मेन चीज अब तुम पूछोगे व्हाट इट इज देन, तो बेसिकली यहां से थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो साइन जेड सिंपली क्या होगा, ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। और अगर तुम ये लिखोगे कोसाइन जेड तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाय 2 एंड नथिंग एल्स। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अच्छा, थोड़ा सा इस बात पे विचार कर ही लेते हैं कि साइन थीटा का मॉड तो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर एफ थीटा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट साइन थीटा और कोसाइन थीटा, बोथ ऑफ दीज टर्म्स आर बाउंडेड फंक्शन, इजंट इट? बोथ ऑफ दीज हाँ टर्म्स आर बाउंडेड फंक्शन। डज इट हैपन टू बी द केस विद साइन जेड ऑल्सो? क्या साइन जेड भी बाउंडेड फंक्शन होगा कि नहीं होगा? लेट अस सी। ठीक है, देखते हैं कि बाउंडेड फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो साइन जेड का मॉड्यूलस, एक काम करो, जेड की जगह कुछ सिंपल कुछ भी ले लो, आयोटा थीटा ले लो एक बार के लिए ना। लिखने को तुम यहाँ पे कुछ रियल पार्ट भी लिख सकते हो, बट मैं प्योरली इमेजिनरी लेके तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है? चलेगा ना? मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी लिख सकता हूँ, मतलब रियल पार्ट, बट ठीक है। इज दैट नॉट फेयर इनफ टू से कि कॉम्प्लेक्स नंबर है? ठीक है, तो ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइड बाय 2 आयोटा, इसका मॉड लेने के लिए कह रहा हूँ मैं। और जेड की जगह मैं सिंपली क्या रख रहा हूँ, आयोटा थीटा, सो इट विल बिकम ई की पावर माइनस थीटा माइनस ई की पावर थीटा डिवाइड बाय 2 आयोटा का मॉड। इज दैट फाइन टू यू? हाँ तो मैं कह सकता हूँ साइन थीटा कह लो, इट विल बी इक्वल्स टू ई की पावर, एक काम करो, आयोटा थीटा पीछे रख दो, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 का मॉड। ठीक है? अच्छा, यहाँ थीटा किसको बिलोंग करता है, रियल को? यस और नो? सो इफ थीटा टेंड्स टू हाँ इंफिनिटी तो यार साइन थीटा का मॉड कहाँ भागेगा, इंफिनिटी नहीं भागेगा, देखो ध्यान से। और अगर थीटा टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी रख दोगे तो मॉड साइन थीटा कहाँ भागेगा, वापस से इंफिनिटी। सो क्लियरली साइन थीटा, मतलब साइन मतलब आयोटा थीटा which happens to be your sin z right now is an unbounded function। कुछ समझ पाएगी? ऊपर से चली गई मेरी बात? ये हाँ या ना? एक एक क्वेश्चन है, ई पावर आई जेड माइनस ई पावर माइनस आई जेड बाई टू आई नॉट, उसके बाद ई पावर माइनस थीटा माइनस ई पावर थीटा, वो कैसा है? अच्छा, देख यहाँ पे तो सिंपली z की जगह आयोटा थीटा रिप्लेस कर एक बार को, तो आयोटा z क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस थीटा, और माइनस आयोटा z थीटा नहीं हो जाएगा? वो तो ठीक है, समझी? लेकिन सब्स्टिट्यूट क्यों करना है?
अरे सब्स्टिट्यूट मत कर तो फिर ये दिक्कत आएगा कि हाउ वुड आई बी एबल टू एक्सप्लेन यू, मतलब तू समझ पा रही मैं क्या किया। जेड क्या है यहाँ पे, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इन जनरल। तो मैंने सिंप्लिसिटी रखने के लिए सिंपली एक आयोटा थीटा ले लिया। लिखने को मैं आयोटा थीटा प्लस फाइव लिख सकता हूँ, रियल पार्ट भी डाल सकता हूँ, बट रियल पार्ट अगर डालूंगा तो एक आयोटा फाइव चलता रहेगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके तुम्हें समझा रहा हूँ कि अगर मैं इसको प्योरली मैचडी ले लेता हूँ, दिख रहा है ये पूरा फॉर्म का जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, नॉट हम्म। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ ठीक है। समझी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ हाँ। पक्का? हाँ हाँ हाँ। वैसे तो सोचेगी तो ई की पर आयोटा फाइव का मॉड वन ही होता है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा, ये माइनस आयोटा फाइव है ना, मगर इसको बाहर खींचने की कोशिश करूंगा तो दिक्कत आएगा। समझ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ, प्रॉब्ली कॉस थीटा में आई कैन डिफेंड योर केस। तो लेट्स से कॉस थीटा में काम करता हूँ, देखो कॉस थीटा लिखा मैंने। कॉस थीटा का मॉड क्या होगा, ई की पर आयोटा, इसको जेड लिख दो ना, ई की पर आयोटा जेड प्लस ई की पर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाई टू, यस और नो? हाँ। पर हाँ, कॉम्प्लेक्स में ना वो नहीं होती, ट्रांजिटिविटी नहीं लगती, तो मैं इसको ग्रेटर देन समथिंग शो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो। सो व्हाट आई कुड हैव डन वाज, मतलब मैं तुम्हें ऐसा कुछ दिखाता, ई की पावर मैं ई की पावर माइनस आयोटा जेड कॉमन लेता, उसका मॉड बाहर आता और अंदर रह जाता ई की पावर टू आयोटा जेड प्लस वन अपॉन टू, इस तरीके से कुछ। और ये तो हो जाता वन, एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, पढ़ा होगा ना, मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू, पर वो लेस देन हो जाता है ना। लेस देन इक्वल्स मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू। लेस देन इक्वल टू आएगा लेकिन कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे बेसिकली। लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, हाँ गुड इनफ, तो वही दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सो इट वोंट वर्क इन दिस केस आल्सो। मैं सिर्फ तुम्हें समझा पा रहा हूँ कि cos cos z का मॉड अगर लोगे तो क्या आएगा, ई की पावर आयोटा z माइन प्लस ई की पावर माइनस आयोटा z अपॉन टू, और तुम z को कुछ भी ले लो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, आइडियली ई की पावर आयोटा थीटा ले लिया, बिल्कुल ही प्योरली इमेजिनरी ले लिया, तो कितना आएगा, ई की पावर माइनस माइनस थीटा प्लस ई की पावर प्लस थीटा अपॉन टू का मॉड। ठीक है, और अगर थीटा पॉजिटिव ले रखते हो तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई की पावर थीटा अपॉन टू प्लस ई की पावर थीटा अपॉन टू, अगर पॉजिटिव ले लेते हो। अगर पॉजिटिव लोगे तो ई की पावर थीटा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ई की पावर माइनस थीटा, इट विल बी ग्रेटर देन ई की पावर थीटा, और ई की पावर थीटा, थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी पे आ जाएगा इंफिनिटी, सो देयरफॉर cos z इज अनबाउंडेड फंक्शन। सो याद रखना sin z एंड cos z आर अनबाउंडेड फंक्शन। एक और चीज मैं समझा देता हूँ, साइन जेड और कॉस जेड, अगर तुम बहुत पुरानी बुक्स पढ़ो, आई थिंक स्निग्धा ने पढ़ी होगी, आई थिंक अनुष्का ने पढ़ी होगी, अगर तुमने जेई का एग्जाम लिखा होगा, एस एल लूनी करके एक बुक आती थी ट्रिग्नोमेट्री की, इफ यू रिमेंबर, अगर नहीं पढ़ी हो तो कोई बात नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि जाके पढ़ने लग जाओ। व्हाट आई वांट टू एनकरेज इज कि वहां पर तुम अगर ट्रिग्नोमेट्री उठाओगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शंस बोला जाता है। कभी पढ़ा है इसको? मतलब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, तो सर्कुलर फंक्शंस क्यों कहा जाता है, बेसिकली दे फॉर्म अ पैरामीटर टू योर सर्कल। इज दैट फाइन? हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ। ठीक है। सिमिलरली कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइपरबॉलिक फंक्शंस, व्हाई, बिकॉज दे फॉर्म पैरामीटर्स टू द हाइपरबॉलिक इक्वेशंस। तो हाइपरबॉलिक फंक्शंस में कुछ नहीं होता है, एक कॉस हाइपरबॉलिक एक्स याद रख लो, वो हो जाता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू, और साइन हाइपरबॉलिक एक्स हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू। इज दैट फाइन? और तुम करके देखो, अगर कॉस हाइपरबॉलिक एक्स का होल स्क्वायर करोगे माइनस साइन हाइपरबॉलिक एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, इट विल बी सिंपली वन। साफ साफ दिख रहा है, दिस सॉल्व्स योर काइंड ऑफ हाइपरबॉलिक, it can be termed, it can be told that it is a hyperbola to solve kara, right? Well, it is a parameter to hyperbola. So therefore, these functions are termed to be hyperbolic functions. All other sort of functions can be derived: sin hyperbolic upon cos hyperbolic, tan hyperbolic, cot hyperbolic, so on and so forth. Is that fine to you? हम्म। ठीक है। जनरली एग्जाम के इंटरेस्ट में क्या आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम से आस्क फॉर जीरोस। अच्छा एक चीज याद रखो कि जो साइन जेड की यहाँ प्रॉपर्टीज होती है वो सेम टू सेम यहाँ चलती है। मतलब जैसे साइन थीटा में पढ़ते थे ना, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये हो जाता है साइन थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन साइन थीटा टू। एक चीज याद रखना, साइन साइन सेट, ये याद रखना, ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू तुमने वो कुछ ऐसा कर दिया है, समझ रहे हो, ये वो थीटा वन और थीटा टू नहीं चल रहे हैं यहाँ पर। समझ रहे हो, ये तुम देखोगे तो ये बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द फंक्शन अपना आप ऐसा बन जाता है। समझ रहे हो, ये करके देखना, तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी सेम है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मतलब यहाँ पर ये और ये नहीं समझा नहीं समझा। हाँ जी।
नहीं समझा ये। अरे हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो तुम्हारी यहाँ प्रॉपर्टीज होती हैं, साइन Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू साइन Z1 कॉस Z2 प्लस कॉस Z1 साइन Z2, ये याद रखना, ये इसलिए नहीं होती कि ये थीटा 1 और थीटा 2 ये एंगल पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये नहीं है यहाँ पर ऐसा। हालांकि ये प्रॉपर्टी सेम यहाँ पर चल जाती है, ऐसे चल जाती है कि तुम साइन Z1 को लिखने का प्रयास करना ई की पावर आयोटा Z1 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा Z1 अपॉन 2 आयोटा, कॉस Z2 को लिखना ई की पावर आयोटा Z2 प्लस ई की पावर माइनस आयोटा Z2 अपॉन 2। ये दोनों मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में तुम साइन Z1 कॉस Z2 को ऐसा लिख के देखो, तुम्हारे को ये प्रॉपर्टी रिट्रीव हो जाएगी। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इनमें और इनमें बिल्कुल समानता नहीं है, हालांकि फॉर्मूला सेम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट गेटिंग माई पॉइंट? हाँ हाँ, समझा, आप समझा। ठीक है, तो ये चीज समझने का प्रयास करना। जनरली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई बहुत अच्छी जगह तुम गए इंटरव्यू देने और तुमसे कोई ने ये पूछ लिया और तुम ये आंसर दिया है, तो तुम्हारा इंटरव्यू वहीं खत्म हो जाएगा 1 मिनट के अंदर ही। जैसे तुमसे कोई कहे साइन थीटा इक्वल टू 0, बोलो आंसर क्या होता है। ठीक है, डन। Okay. अब स्निग्धा बताइए बेटा, साइन Z इक्वल टू 0 क्या होता है? ई की पावर आयोटा Z माइनस ई की पावर माइनस आयोटा Z अपॉन 2 आयोटा, हाँ है ना? इसका मतलब क्या होगा, ई की पावर आयोटा Z शुड बी इक्वल टू ई की पावर माइनस आयोटा Z इज इक्वल टू क्या, ई की पावर आयोटा 2 आयोटा Z शुड बी इक्वल टू 1। अच्छा, 1 को लिखना कल सिखाया था, 1 होता है ई की पावर आयोटा 2n पाई। हाँ, यहाँ Z क्या हो जाएगा, सिंपली 2n पाई, सॉरी n पाई, n पाई। फिर n बिलोंग्स टू Z। तो ये मत कह देना कि देखो लेट अस डू वन थिंग, साइन जेड इज इक्वल टू साइन एन पाई, साइन से साइन कैंसिल, जेड इज इक्वल टू एन पाई, ये कर दिया तुम्हारा इंटरव्यू वहीं खत्म हो गया, बस घर आ जाना वापस से वहीं के वहीं। इट कुड बी मोर बेटर वो वे। ट्रेन हाँ बुक करिए, उसके रिवर्स ट्रेन उसी समय बुक कर लेना। समझ रहे हो? ये कचरा पट्टी मत कर रही आना हाँ। जाना। ठीक है, और ये कचरा पट्टी होती भी नहीं है, प्लीज याद रखो। ये कचरा पट्टी कभी नहीं होती है। ये कचरा पट्टी, ये साइन से साइन कैंसिल कभी नहीं होता है। ठीक है, सिमिलरली ई की पावर एक्स से अगर ई की पावर वाई कैंसिल नहीं होता है, एक्स इक्वल टू वाई हो जाता है, बिकॉज ये वन वन फंक्शन है। तो भाई इसके अलावा सोल्यूशन ही क्या होगा? बाय डेफिनेशन ऑफ वन वन फंक्शन यू नो दैट f(x1) अगर f(x2) के बराबर है तो x1 हैज टू बी इक्वल टू x2। पर महाराज यहाँ नहीं होगा, मतलब तुम्हें नहीं कह रहा है, जनरल दुनिया को कह रहा हूँ मैं, कि ये दोनों बराबर करने जाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा वैसे ही। ठीक है, साइन से साइन ऐसे कुछ कैंसिल नहीं होता है। समझ पाए मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? एक और अच्छी चीज याद रखना, तुमसे ऐसा पूछा जा सकता है कि द जीरोस ऑफ साइन जेड आर प्योरली रियल, यस और नो? ट्रू। आप बताओ, यस। जीरोस ऑफ कॉस जेड आर प्योरली रियल, ट्रू या फॉल्स? देखो कॉस जेड के जीरोस क्या होंगे, ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली क्या आएगा, ई की पावर 2 आयोटा जेड इज इक्वल टू -1। प्लीज याद रखो, मैंने कल भी सिखाया था, कॉस एन पाई जो होता है वो -1/n होता है। तो अगर -1 होता है तो, अगर ऑड होता है तो -1, इवन होता है तो +1, और दोनों केस के अंदर साइन 0 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉस, सॉरी, ई की पावर आयोटा टू आयोटा जेड इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा 2n+1 पाई। इट रिप्रेजेंट्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो जेड कितना आएगा बेटा, 2n+1 पाई/2। यस और नो? क्या दिख रहे हैं, रियल है कि कॉम्प्लेक्स है? रियल। तो जीरोस ऑफ कॉस जेड आर रियल। इज दैट फाइन टू यू? हाँ हाँ हाँ। हाँ। धन्यवाद। ये चीज समझ में आती है ना पक्का से? हाँ। हाँ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस मतलब तुमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तुम इसको लेके थोड़ा सा मतलब अवेयर रहना, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक्सपोनेंशियल मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया, इस क्लास में मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा दिया। मैं सोचता हूँ कि अनोल जिस दिन होगा, मतलब कल, उस दिन अपन लोग वो करते हैं, थोड़ा सा ब्रांच पॉइंट्स करते हैं, नहीं तो तुम थोड़ा उसका मिस हो जाएगा ज्यादा, मतलब वो, मतलब लॉग फंक्शन और ये सब थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ उसके साथ ही पढ़ा दूँ। बस मैं ट्राई करता हूँ, कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मैं वो ज्यादा दे देता हूँ। ठीक है, चलेगा ना भी? हाँ। हाँ, ठीक है भैया। ओके, चलो करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं एग्जाम के।
और तुम मुझे बताना कैसे कैसे कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करो। कंसिडर, ठीक, कंसिडर W is equal to FZ is equal to U XY plus iota VXY। ठीक है, ये जिस साल मैंने दिया था एग्जाम उस साल आया था, मुझे अच्छे से याद है। डी एन एनालिटिक फंक्शन, डी एन एनालिटिक फंक्शन इन अ डोमेन डी, इन अ डोमेन डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना एग्जाम के लिए, ये नॉट वॉट का थोड़ा दिक्कत रहता है। ठीक है, थोड़ा जेई वाले बच्चे नहीं रहेगा, थोड़े बड़े बच्चे उनपे ये बेवकूफियां मत करना एग्जाम में जाके कि नॉट बोला था और सारे करेक्ट पे आंसर टिका के आ गए उल्टे पुल्टे करके। ठीक है, ये लिखा जा रहा है यू एक्स वाई satisfies Laplace's इक्वेशन। लैपलेस इक्वेशन समझते हो ना? डेल स्क्वायर इज जीरो। यप, ठीक है, बी एक्स सेटिस्फाइज लैपलेसेस इक्वेशन। ठीक है, तो पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन z1 टू z2 fz is dependent on the choice of contour। और लास्ट रिजल्ट बोला जा रहा है fz कैन बी expanded in Taylor series in D। बताओ जी कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैं तुम्हें शायद ये वाला पोर्शन नहीं कर पाओगे तुम, बाकी सारा कर पाओगे। इसको भी भूल जाओ, ये मैं कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम बताऊंगा तो मैं बता दूंगा इसका क्या मतलब है। बाकी सारा बताओ, एबीडी टॉपिक में से कौन कौन से, इसको एक बार को भूल जाओ। सी को भूल जाओ, वैसे सी ही आंसर है इसका, क्योंकि नॉट करेक्ट की बात कर रहे हैं, डिपेंडेंट नहीं होता इंडिपेंडेंट होता है ये मैं बताऊंगा जब मैं तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ इंडेंटेशन ऑफ कॉन्टूर समझाऊंगा इंटीग्रेशन। अभी के लिए इसको भूल जाओ, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आई कैन एक्सप्लेन बट अभी मैं आई रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सो, बट कैन यू एक्सप्लेन यू वी। वैसे वैसे मैंने पढ़ाया लास्ट में। देखो एफ जो है वो कैसा फंक्शन है बेटा? इट इज एनालिटिक फंक्शन, यस और नो? यस इट इज एनालिटिक। ठीक है, और इसको एक और चीज देना चाहिए था। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन है तो यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी वाई, और यू वाई किसके बराबर हो जाएगा? माइनस वी एक्स। हाँ या ना? हाँ। ठीक है, अगर ऐसा है, हालांकि इस क्वेश्चन में एक चीज अधूरी है, इनको लिखना चाहिए था कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस। इनको लिखना चाहिए था, लिखा नहीं है इनने, आर कंटिन्यूअस, क्योंकि मैथमेटिकली फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर कंटिन्यूअस होते हैं तो ये याद रखना चाहिए, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो मैटर नहीं करता, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव मैटर नहीं करता। इसको बोलते हैं शॉर्ट थ्योरम, मतलब मैथ्स में मल्टीवेरिएट कैलकुलस में इट इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट थ्योरम which gives us a sufficient condition for equality of the mixed partial derivatives. अब mixed partial derivatives are equal or their order of derivative become immaterial if the first order partial derivatives are continuous. That is uxy becomes equal to uxy or vxy becomes equal to vyx। तो अगर ऐसा है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, दोनों टाइप दोनों तरफ y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आएगा? ये आएगा वी वाई वाई। इधर भी y के रेस्पेक्ट में करूँ, x के रेस्पेक्ट में करूँ तो क्या आएगा? ऐसा। यस और नो? घटाएं वन माइनस टू तो क्या रहेगा? वी वाई वाई प्लस वी एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो। इट इम्प्लाइज डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो। यस और नो? अनुष्का को समझ में ऊपर से चला गया बेटा? ये डेल यू अपॉन डेल एक्स है, ये तेरा डेल वी अपॉन डेल वाई है। तुम डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या आएगा? डेल स्क्वायर। ये नहीं होगा?
हेलो। हाँ हाँ और ये वाला देख तो क्या होगा बेटा, हाँ डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर बी डेल एक्स डेल वाई, सॉरी डेल एक्स स्क्वायर। समझ गया मेरी बात? इस इक्वेशन से इक्वेशन घटा दूं, खत्म काम। घटाओगे तो ऐड नहीं हो जाएगी, तो डेल स्क्वायर बी इक्वल टू जीरो, सिमिलरली डेल स्क्वायर यू इक्वल टू जीरो। तो याद रखना, अगर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हैं, फंक्शन और मेरा एनालिटिक है, तो याद रखना u और v हमेशा लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, एंड जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शंस। क्या बोलते हैं बेटा? हार्मोनिक। हार्मोनिक फंक्शन। और ये एक चीज याद रखोगे, आगे भी मैं वैसे बताऊंगा, किसी एक रीजन के अंदर, कोई अगर एक रीजन डी के अंदर मेरा अगर फंक्शन एनालिटिक है, अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं कि मेरा ये फंक्शन एनालिटिक है, तो एक बहुत ही पावरफुल थ्योरम है क्या, तो इसके ऑल द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आल्सो बिकम एनालिटिक। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स बिकम एनालिटिक। इसका मतलब क्या हुआ? ये मतलब मैं तुम्हें एक थ्योरम दे रहा हूं बिना प्रूफ के। अगर किसी रीजन डी के ऊपर मेरा फंक्शन एनालिटिक है, तो उसके सारे हायर ऑर्डर टर्म्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी एनालिटिक हो गए। एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट जेड नॉट एंड डिफरेंशिएबल इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट जेड नॉट। तो कितनी धांसू बात हो गई। क्या धांसू बात हुई कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एनालिटिक है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एनालिटिक होने का मतलब क्या? अगर एफ जेड एनालिटिक है, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एफ डैश जेड का। एफ डैश जेड का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डबल डैश जेड। एफ डबल डैश जेड का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ ट्रिपल डैश जेड। इज दैट फाइन टू यू और नॉट? स्क्रीन ब्लैक ब्लैक हो गई। हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं। ये समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात? ये क्लियर बेटा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से? सुन पाए मेरी बात? तो सुन पाए होगे ना? ये थ्योरम है, हाँ अभी के लिए याद कर लो। मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ इसलिए। मैं क्यों बता रहा हूँ वो भी देखो, सुनो। ये समझ स्निग्धा को समझ में, अरे यार इसको क्या कुत्तापना सूझ गया, ये क्यों बंद हो रहा है बीच बीच में? 2 मिनट रुको ना। इसकी अलग ही दुनिया है मेरी लैपटॉप की। मैं ज्यादा फ्लो में होता हूँ तो ये हक देता है, जब मैं हग रहा होता हूँ तो ये मस्त चल रहा होता है। अब इसको पता नहीं क्या टट्टियां लगी हैं। हाँ ठीक है, देखते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अगर कोई मेरा दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन? हाँ है ना तो बोलो, गधों। हाँ 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 दिख रहा ठीक है, है अब दिख ठीक है। रहा है। धन्यवाद। ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर कोई वर्किंग वेल। डोमेन डी है और इसमें मेरा फंक्शन बोल दे रहा हूं कि मैं फंक्शन एनालिटिक है, तो उसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी एनालिटिक हो जाते हैं। ये चीज समझ में, इसको पता नहीं क्या हुआ आज, इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी एनालिटिक हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आती है? समझ में आ रही है पर ये अटक जा रहा है बार बार। अरे मेरी आवाज तो समझ में आ रही है, उसमें वैसे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। तुम समझ पा रहे हो मेरी बात? स्निग्धा समझ में हाँ आ भैया रहा है? हाँ, आवाज आ हाँ रही है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इस डोमेन डी के ऊपर क्या तुम फंक्शन को टेलर सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि इसके सारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस प्रूव हो जा रही है? यस और नो? सो हाँ देयरफॉर हाँ एफजेड कैन समझा। बी एक्सपेंडेड इन टेलर सीरीज इनसाइड। ये याद रखना। ये चीज जो है वो थोड़ा इंटीग्रेशन साइड चली गई है, मैं बता दूंगा, लेकिन ये याद रखना कि जो इंटीग्रेशन होता है, अगर फंक्शन मेरा कॉम्प्लेक्स डोमेन में है और ये एनालिटिक है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम एनी टू पॉइंट z1 टू z2 आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ पॉइंट। ये याद रखना, मैं बता दूंगा, तो चिंता मत करो। ठीक है, ये थोड़ा इंटीग्रेशन आने दो, मैं समझा दूंगा। याद रहेगी बात? अच्छा, मैं इस पे क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ? ये मैं इसलिए सब फोकस कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देखना। कॉम्प्लेक्स डोमेन में कुछ कुछ चीजें बहुत ही पिक्यूलियर है। अच्छा बता, 8 बड़ा कि 5 बड़ा? 8। 8, बहुत बढ़िया। 8 8। 10 बड़ा कि 2 बड़ा? अब मुझे बताओ, 10। 8 प्लस 10 आयोटा 6 10। बड़ा कि 6 प्लस आयोटा 8 बड़ा? इसमें कुछ होता नहीं है वैसे। वेरी गुड। सो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ट्रांजिटिविटी डज नॉट होल्ड। जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं ना, लॉ ऑफ ट्राइकोटमी। लॉ ऑफ ट्राइकोटमी समझते हो ना? लॉ ऑफ ट्राइकोटमी जानते हो रियल नंबर्स की क्या होती है? कि गिवन टू रियल नंबर्स देयर कैन बी ओनली दीज 3 पॉसिबिलिटीज। दिस इज लॉ ऑफ ट्राइकोटमी इन रियल एनालिसिस। बट इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देयर इज नो वर्ड कॉल्ड एज ट्रांजिटिविटी। पढ़ा होगा ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस हम्म। रिलेशन, फलाना रिलेशन।
इधर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना। कोई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी वन ऑफ द वेरी ट्रिवियल थिंग्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, although you can describe something called as the lexicographic order, but that is a different scenario altogether, but transitivity doesn't exist. Is that fine? और एक और धांसू चीज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की वो यही थी जो मैंने अभी बोली। हालांकि मैं ये चीज प्रूव तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि जब टेलर सीरीज बताऊंगा तो मैं एक बार बताऊंगा जरूर, ठीक है। एक चीज याद रखना, जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे एक एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं तुमको, ठीक है। मान लेता हूँ मैं तुमको कह रहा हूँ एक्स मॉड एक्स, तो ये आखिरी है चीज, ठीक है, क्योंकि वैसे मेरे को टाइम पास करना था इसलिए मैं तुम्हें इतनी सारी चीज बता रहा हूँ, बाकी सब एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, एक्स मॉड एक्स पकड़े फंक्शन। स्निग्धा इसका इसका खोलो, क्या आएगा बेटा बोलो। एक्स स्क्वायर वेर एक्स इज मोर देन जीरो माइनस एक्स स्क्वायर वेर एक्स इज लेस देन जीरो। वेरी गुड, ठीक है, एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ये। अच्छा, एफ डैश एक्स क्या का बेटा बोलो। ये डिफाइन है तो। टू अच्छा, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू जीरो, एक्स वेर एक्स मोर देन जीरो टू एक्स व्हेन एक्स माइनस इज टू एक्स। लेस देन जीरो। कोई दिक्कत? क्या इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफाइन कर पाओगे जीरो पे? जीरो पे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली है क्या, कांट यू सी इट इज टू टाइम्स मॉडुलस ऑफ एक्स। हम्म। समझ पा रहे हो? सिमिलरली तुम मुझे जवाब दो, हम्म। अगर मैं एफ एक्स को ऐसा लिख दूं एक्स स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स, तो क्या इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफाइन कर पाओगे एट हाँ। जीरो? नहीं। तो कहने का मेरा तुम्हें एग्जांपल देने से ये मतलब है कि अगर तुम्हारा फंक्शन रियल एनालिसिस में द एग्जिस्टेंस ऑफ वन ऑर्डर डेरिवेटिव डू नॉट guarantee me the existence of higher order derivative. Are you getting my point? Existence of a derivative does not guarantee me the existence of a higher order derivative. Is that fine? एग्जाम्पल। हाँ। बट भाई साहब कॉम्प्लेक्स में बहुत गजब बात है, अगर डी कोई डोमेन है उसमें तुमने ये प्रूव कर दिया कि मेरा फंक्शन ये एनालिटिक है, बल्ले बल्ले हो गई है। एफ डैश जेड भी एनालिटिक है, मतलब एफ डबल डैश एग्जिस्ट करेगा। एफ डबल डैश जेड भी एनालिटिक है, मतलब एफ ट्रिपल डैश भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब इस पूरे डी के ऊपर यू कैन ऑलवेज एक्सपैंड योर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अ टेलर सीरीज, obviously in that particular domain which will be called as your radius of convergence. But otherwise, in that domain D, you can always find a region of a convergence where your function can be expressed in form of a Taylor series. Very beautiful, very striking property of complex analysis. याद रहेगी चीज मेरी। अरे ये सब मैं तुम्हें हीरोबाजी करने के लिए कह रहा हूँ, कभी तुम पढ़ाने जाओ तो तुम अपनी हीरोबाजी कर सकते हो ये सब बता के, ठीक है, बाकी एग्जाम में नहीं आना वैसे। ठीक है, कल मिलते हैं, कल भारी भरकम टॉपिक से स्टार्ट करेंगे विच विल बी योर लॉगरिथमिक फंक्शन, और फिर इसके आगे हम इंपॉर्टेंट बात पाएंगे विच इज द सिंगुलैरिटीज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इज दैट ठीक है क्लियर? ठीक है। सिंगुलैरिटी पे ध्यान दे देना, जैसा पढ़ाऊं याद कर लेना। अगर सिंगुलैरिटी समझ में आ गई तो तुम समझ लेना तुम्हारा सारा काम हो गया। सिंगुलैरिटी नहीं समझ में आई तो भूल जाना, कुछ आगे होगा, हर जगह फंस जाओगे तुम, ठीक है। जितना मैं पढ़ाऊं तब प्लीज पढ़ लेना, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, चलो टेक केयर। सिर्फ पोल्स ही बताएंगे क्या आपकी नहीं बताएंगे? पोल्स बताएंगे, सारा रेसिड्यू थ्योरम सब कुछ बताएंगे, ठीक है। बस बस हो गया फिर। चलो धन्यवाद, बाय, टेक केयर।